नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2022 का प्रश्न है। प्रश्न है, आदिवासी समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विठल विध्वंसो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। पहला विकल्प है गोपाल बाबा वालांकर के द्वारा, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा है भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो आप लोग अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। अभी हाल ही में मोदी की कैबिनेट 3.0 अस्तित्व में आ चुकी है। आपको पता हो इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया अगर हम बात करें तो 16 मार्च को भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह सूचना जारी की गई थी कि इस बार कितने चरणों में चुनाव होगा। इस बार 7 चरण में चुनाव हुए, टोटल 7 चरण चुनाव हुए और पहले चरण जो चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को हुआ और अंतिम चरण का जो चुनाव हुआ 1 जून को हुआ है। 4 जून को मतगणना हुई, उसके बाद यह घोषणा हुई कि कौन सी पार्टी सरकार सत्ता पे आएगी। लेकिन आपको बता दें इस बार किसी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है। इंडिया अलायंस जो है वो गठबंधन इस बार सत्ता में सरकार बना रही है। आपको पता है पूर्ण रूप से जो बहुमत है उसको प्राप्त करने के लिए आंकड़ा 272 का रखा है। जो भी पार्टी 272 का आंकड़ा पूर्ण करती है वो पूर्ण रूप से बहुमत करके सत्ता में आके सरकार बना सकती है। और इस बार जो गठबंधन की सरकार एनडीए जो अलायंस है उसकी सरकार बनी है और 292 सीटें उसको मिली है। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये ऐसा करने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह शपथ इन्हें वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें दिलाई गई थी। इन्हें यह शपथ इनके पद और गोपनीयता के लिए दिलाई गई है। प्रधानमंत्री के साथ कुछ मंत्री और कुछ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें से मंत्री कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र मंत्री और राज्य मंत्री शपथ लिए हैं। कैबिनेट मंत्री से 30 सदस्यों ने शपथ ली है और आपको बता दें स्वतंत्र मंत्री से 5 लोगों ने और राज्य मंत्री से 36 लोगों ने शपथ ली है। टोटल आपको बता दें 71 + 1 मंत्रियों ने शपथ ली। 71 + 1 मंत्री में आपको बता दें 71 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो स्वतंत्र मंत्री उसमें से 1 प्रधानमंत्री इसमें शामिल है। टोटल 72 लोगों ने इस बार शपथ ली है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। अब बात आती है कि कितने लोग मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। तो बता दें आपको कि इसमें संविधान संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है। संविधान के 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह वर्णित है कि लोकसभा में टोटल एमपी के 15% मंत्री अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा की आपको पता है टोटल 543 सीटें में से अगर 15% मंत्रियों की बात करें तो लगभग 82 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 72 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और 10 मंत्री अभी और शपथ ले सकते हैं। मोदी 3.0 गृह और रक्षा वित्त पुराने हाथ में है, विदेश भी। और केंद्र सरकार ने मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा किया, यानी मंत्रालयों को उनका बंटवारा कर दिया है। सीएस से कोई हेराफेरी नहीं। सीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी से कोई हेराफेरी नहीं की है। राजनाथ, शाह, गडकरी, निर्मला शंकर, गोयल, प्रधान और वैश्व समेत कई मंत्रालयों में यथागत है, मतलब जो पहले थे वही इस बार भी हो गए हैं। और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल नए शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्रालय के काम का जिम्मा उन्हीं के पास इस बार। कुछ मंत्रियों में जो कुछ मंत्रालयों में नए मंत्रियों को इंक्लूड किया गया और जो पहले कुछ मंत्रालय जिनमें पहले जो मंत्री थे उन्हीं को इस बार भी जारी कर दिया। इस बार भी उन्हीं के हाथों में यह मंत्रालय रहेगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मंत्रालय है उनकी घोषणा कर दी है कौन सी मंत्री किस मंत्रालय को संभालेंगे, वही बातें सब चल रही हैं। गाँव और शहरों में बनेंगे 3 करोड़ नए घर, 2 करोड़ गांवों में 1 करोड़ आसियान बनेंगे शहर। आपको बता दें प्रधानमंत्री जो आवास योजना है यह घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको बता दें 2015 और 16 में शुरू हुई थी और इस बार जो गांव है तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इसमें शौचालय होगा, नल होगा, जल होगा, बिजली और एलपीजी कलेक्शन से लैस होंगे ये घर। मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया है पहला फैसला और सबको छत उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ेगी सरकार। पहला काम किसानों के सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर करना है।
शपथ लेने के अगले दिन कार्यभार संभालने के तुरंत बाद किसानों के लिए प्रतिबद्धता दिखाते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी कर दी है और यह योजना की 17वीं किस्त है और इसके तहत 20,000 करोड़ लोगों को या किसान को वितरित किए जाएंगे। इस योजना को 9 करोड़ और 30 लाख से अधिक किसानों के परिवार जुड़े हुए हैं। संबंधित फाइल हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से सूचीबद्ध है। उत्तर पश्चिमी पूर्वी भारत में 5 दिन लू चलेगा और एक दौर। देख रहे हैं गर्मी और बड़ी दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में प्रभावित होंगे। तापमान में होंगी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। अभी आपको राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएगी। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो दिल्ली को पानी देगी। आपको पता है दिल्ली में पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे सर्वोच्च अदालत है उसने यह फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश से पानी दिया जाएगा। लेकिन अब बात इसमें थोड़ी सी राजनीति हो रही है कि मतलब आपको पता है हरियाणा में बीजेपी की सरकार उसी पे लेके बहस चल रही है कि जो हरियाणा की सरकार है वो पानी आने नहीं दे रही है। वही पे लेके बीजेपी चल रही है। हरियाणा से दिल्ली के बीच कहाँ गायब हो रहा है पानी, पता लगाएं। अब देख रहे हैं वही सारी बातें चल रही हैं। बेहतर संबंधों के लिए एक दूसरों की चिंता पर ध्यान देना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कनाडाई पीएम को बधाई संदेश का जवाब। दोनों देश के रिश्ते टूटों के आरोप लगाए जाने के बाद बेहद तल्ख हो गए थे। आपको पता होगा कि 2023 में आपको पता होगा सितंबर में हरदीप जो ब्रिटिश कोलंबिया के खालिस्तानी आतंकी जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या थी, उसमें भारतीयों के ऊपर कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारतीयों ने उसकी मौत की है। तो उसी पे लेके बातें काफ़ी ज़्यादा उनका विवाद भी चल रहा था। लेकिन अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने तो उनको कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें बधाई दी गई है। और आपको पता है ये एक औपचारिक होता है, औपचारिक समान प्रक्रिया होती है जो सारे प्रधानमंत्री आमतौर पर ऐसे करते हैं। मेरा कार्यकाल मोदी का नहीं जनता का पीएमओ बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उन्हें जीवन का हर पल देश की प्रगति के लिए समर्पित है। उनका कार्यकाल जनता का पीएमओ होना चाहिए, मोदी का पीएमओ नहीं। तीसरी बार पीएम पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए मोदी ने लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल पहले हमारे देश की छवि यह थी कि पीएमओ पर एक पावर सेक्टर है, एक बहुत बड़ा पावर सेक्टर है। लेकिन मैं सत्ता के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं सत्ता हासिल करने के बारे में नहीं सोचता, ना तो मेरी यह इच्छा है और ना ही यह मेरा रास्ता है मेरे लिए पीएमओ पावर सेक्टर बने। जयशंकर ने मॉरिशस, भूटान, नेपाल के प्रधानमंत्रियों और सेशल्स के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ने मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रमुख के साथ बैठक की और 7 देशों के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। आपको पता होगा कि इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उसमें कई जो पड़ोसी देश थे उन्हें भी आमंत्रित दिया गया था और इन्हें ये आमंत्रण ये सभी पड़ोसी पहले की नीति से इनमें से शामिल हुए थे। अगर हम बात कर लें मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। इसकी जो मुद्रा है वो मॉरिशियाई रुपया है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगन्नाथ जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री शपथ समारोह में शामिल हुए थे और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में आपको पता है सार्क का मुख्यालय भी आपको देखने को मिलेगा। जो दक्षिण एशियाई देश है ना, उनका मुख्यालय आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री यहाँ पुष्प कमल दहल प्रचंड है। आधिकारिक भाषा यहाँ की नेपाली। यह एक स्थलबद्ध कंट्री है। आपको क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि सबसे बड़ी स्थलबद्ध कंट्री कौन सी है? जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं एशिया की सबसे बड़ी स्थलबद्ध कंट्री। और अगर हम बात करें भूटान की राजधानी थिम्पू है। दक्षिण एशिया के पूर्वी हिमालयों के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच स्थित एक देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री सोरिंग टोबैगो जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में ये भी शामिल हुए थे। इनके बारे में आप लोग जानते रहिए। श्रीलंका की राजधानी जिसकी जयवर्धनपुरम है राजधानी और इसकी मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत श्रीलंका के बीच की दूरी अगर बात करें 31 किलोमीटर मात्र है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति सलीम विक्रमादित्य निधि है। इन्हें भी आप लोग जानते रहिए। मालदीव ये दक्षिण एशिया में स्थित एक हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। राजधानी माले है। मुद्रा यहाँ मालदीवी रुपया है। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद म्यूजी है। भारत मालदीव की हम अगर बात करें, भारत मालदीव ने अपने देश को संबंध को व्यापक और रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक विस्तारित करने के लिए घोषणा की थी कि उनके संबंधों में बढ़ती भागीदारी को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत मालदीव के बीच प्रमुख समझौते हुए हैं। ये समझौते का हम बात करें कौन कौन से समझौते भारत और मालदीव के बीच हुए हैं तो बता दें।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पर्यटन सहयोग समझौता और आपदा जोखिम प्रबंधन, नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्थिक सहायता आदि कई समझौते भारत और मालदीव के बीच आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश को एक अलग देश और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला देश था तथा दिसंबर 1971 में इसकी आज़ादी के तुरंत बाद देश के राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उस समय भारत की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप अपने पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं तो उनकी राजधानी, उनके साथ क्या राजनीतिक संबंध है, क्या आर्थिक संबंध है, इनके बारे में आप लोग को जरूर जानकारी रखनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ भारत संस्थागत और सांस्कृतिक, सामाजिक और आपको याद है आर्थिक संबंध है। यह भारत के पूर्वी पड़ोसी देश के रूप में बांग्लादेश भौगोलिक स्थिति के कारण इनका राजनीतिक संबंध भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी ढाका है, मुद्रा इसकी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, यहाँ की जो भाषा है बंगाली है, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। सेल्सियस के जो उपराष्ट्रपति उनके मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उत्सुक है। और एक्स पे पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री हमारे जयशंकर प्रसाद, उन्होंने यह बात की है कि उनके उपराष्ट्रपति से मिलकर उन्हें अच्छा लगा। देखने के अभी हाल ही में आए थे ना, वही सब बातें चल रही हैं। पाक के पीएम शहबाज और पूर्व पीएम नवाज ने भी भेजी मोदी को बधाई संदेश। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज ने दिया मोदी को संदेश, कहा आइए मिटाए नफरत। सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष ने विपक्षी रिश्तों के सुधारने की पेशकश की है। अब देख रहे हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और ये आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ तो साथ ही में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था 1947। वही देख रहे हैं कि पाकिस्तान कभी बोलता है कि संबंध अच्छे करेंगे तो कभी हमला कर देता है, वही लेके बातें चल रही हैं। जिनकी जो खूबी उनको दिया गया वैसा पद आपको देता है आवंटित हुए मंत्रालय ना, उनको बातें हो रही। राजनाथ को रक्षा मंत्रालय सुधारों की गति तेज रखने को पुख्ता संदेश दिया गया है। आपको पता है इस बार कैबिनेट मंत्री में कुछ नए चेहरे आए हैं और कुछ पुराने चेहरे भी इस बार आपको प्रधानमंत्री जो कैबिनेट मंत्रालय है उसमें देखने को मिलेंगे। इस बार अगर हम बात करें कि कुछ प्रमुख लोगों को जिनने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो आपको एक आप लोग शिवराज सिंह जो है चौहान, आपको पता है जो मध्य प्रदेश में लगातार 15 वर्ष तक इनका कार्यकाल था ना CM के रूप में, तो उन्हें भी आप लोग जानते रहिए। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, अमित शाह जाको गृह और सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी जो सरकार और सड़क परिवहन राजमार्ग है, और JP नड्डा स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक के मंत्री हैं। तो ये JP नड्डा आप लोग के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग UPSC की तैयारी करें तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके UPSC सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया है उर्वरक रसायन, जिससे आप लोग जरूर उनके देखिए कि ये क्या क्या नीति ये लाते हैं। ये कुछ आपको यहाँ पास कैबिनेट मंत्री और कुछ राज्य स्वतंत्र मंत्री हैं, उन्हीं की लिस्ट दी, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में मिली मध्य प्रदेश से तैयार होने के आदिवासी नेतृत्व की झलक। केंद्र में अब तक प्रदेश में आदिवासी वर्ग प्रतिनिधित्व करते हुए फग्गन सिंह कुलकर्णी को इस बार नहीं मिला मौका। अब देख रहे हैं वही सारी बातें चल रही है कि किसको किसको मिला है पार्टी में, मतलब मंत्री में जगह, और किसको नहीं मिला, क्योंकि इस बार देखें बहुत से लोग बाहर भी हो चुके हैं। सिक्किम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने पेंगसिंग तमांग। अगर हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम हमारा 22वां राज्य है और इसे 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके भारत में मिलाया गया था। इससे पहले आपको पता होगा कि ये एक सहयोगी राज्य के रूप में हमारे भारत में शामिल था। उसके बाद 1 साल बाद इसे पूर्व राज्य का दर्जा दे दिया गया था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। अब देख रहे हैं वही सारी बातें चल रही हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निरंतरता का संदेश देती नई सरकार। गठबंधन सरकार के फैसले में कुछ विलम्ब जरूर होता है, लेकिन जब होते हैं तो व्यापक सहमति के साथ होते हैं। अब देख रहे हैं कि कुछ मंत्री जो है पहले जिस मंत्रालय में काम कर रहे थे वही इस बार भी है, तो इस बार बोले कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी कोई परिवर्तन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए उसी पे आज आर्टिकल लिखा, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। सहयोगी दलों के बीच बढ़ती आपसी भरोसा। यह सही है कि 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है और उसे सहयोगी दलों के साथ लेकर सरकार गठन करने के लिए आगे बढ़ना अपनाया है। और हालांकि इसमें अस्थिरता जैसी कोई बात नहीं दिखती, क्योंकि इसमें रजक के प्रमुख सहयोगी दलों ने अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम रखने के लिए राजग है और स्वाभाविक ठिकाना दिखावा है, जो एक प्रकार का विश्वास का गठबंधन है। कुल मिलाकर यह राजनीतिक अस्तित्व और आपसी सहमति का गठबंधन, जिसमें सभी
सभी के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको पता होगा इस बार गठबंधन की सरकार सत्ता पे आई ना, उसी पे लेके बातें हो रही हैं। बिना नॉमिनी वाले डीमैट खाते नहीं होंगे फ्रीज, सेबी ने दी राहत, प्रतिभूति रखने वाले निवेशकों ये पा सकेंगे लाभांश। निवेशक नामांकन का विकल्प नहीं चुनने पर शिकायत दर्ज के हकदार होंगे। इससे पहले मार्केट रेगुलेटर ने नॉमिनी का विकल्प देने के लिए 30 जून की समय सीमा की थी। अगर हम बात करें सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और निर्यात विनियमित करना है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबर मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। यूरोपीय संसद में दक्षिणपंथी पार्टियों को बढ़त, कई देशों में मचा सियासी घमासान। फ्रांस में संसद भंग, जर्मनी की चांसलर भी पिछड़े, इटली के पीएम मेलोनी को फायदा, बड़ी धमक। अभी हाल ही में यूरोपीय संसद का चुनाव हुआ था और आपको पता है फ्रांस में जो पार्टी थी, जो भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो पार्टी थी, इन्हें पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त है। और अभी हाल में यूरोपीय संसद में चुनाव हुआ है और जो इमैनुअल मैक्रों की पार्टी थी वो हार गई है और दूसरी पार्टी इस सत्ता पे आने वाली। तो इमैनुअल मैक्रों ने, फ्रांस के जो राष्ट्रपति, उन्होंने मध्य अवधि में ही मतलब जो अपनी कार्यपालिका तो अपने संसद को भंग कर दिया है। आपको बस मध्य अवधि का मतलब ये होता है कि मतलब चुनाव का कार्यकाल पूर्ण होने के बीच में ही संसद को भंग कर देना। अगर हम बात करें जो यूरोपीय यूनियन है उसमें आकर आप देखेंगे 27 देशों का एक ग्रुप है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। भारत से हुए 4 सुरक्षा समझौते की जांच करेगा मालदीव की संसदीय समिति के लिए फैसला। 2018 से 2023 के समझौतों की हो गई जांच। अब देख रहे हैं कि बीते कुछ माह पहले आपको पता होगा कि जो भारत और मालदीव के संबंध में थोड़ा सा इधर उधर हुआ था। आपको पता है जो मालदीव के कुछ लोगों ने, कुछ मंत्रियों ने मोदी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसी पे लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चला था। बाद में उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि भारत और मालदीव के अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उन्हें मालदीव के राष्ट्रपति को भी आमंत्रण दिया गया था। तो उसी पे लेके बातें चल रही हैं। और आपको खेल से जुड़ी पूरी खबरें मिलेंगी। फ्रेंच ओपन के बाद अलकराज की नजरें विंबलडन पर। फ्रेंच ओपन 2024 यह साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम ओपन है। पहला ऑस्ट्रेलिया का ओपन होता है, इसे भी आप लोग जानते हैं। इसे रोलेट गैरिस के नाम से भी जाना जाता है। यह इस बार जो हुआ है 2024 में 123वें क्रम का हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। और इस बार पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्काराज हैं और ये अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीते हैं। पहली बार फ्रेंच ओपन जीते हैं और ये इटली के रहने वाले हैं, जिन्हें भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया। 2009 में आज ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित की है। तो स्वाइन फ्लू का पहला केस अमेरिका के सामने आया था और 1 महीने में यह वायरस विश्व के 70 देशों में फैल गया था। आज यह मौसमी फ्लू की कैटेगरी में शामिल है। जीवन शैली में बदलाव से दूर हो सकते अल्जाइमर। अभी सिर्फ दुष्प्रभाव की गति कम करने की दवा उपलब्ध है। मामले में पर्यावरणीय और जीवन शैली जैसी कारक होते हैं यह कारण। आदित्य L1 ने कैमरे में कैद की है सौर तूफान। आदित्य L1 के 2 पेलोड ने पिछले महीने दर्ज की थी खगोल की घटना, इसरो ने जानकारी दी है। और भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। आपको पता है भारत का पहला सौर मिशन है जिसे यह लॉन्च किया गया था आदित्य L1। इसे PSLV C-57 से लॉन्च किया गया था, जिसे भी आप लोग जानते रहिए रॉकेट। इधर आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिलेंगी, अगर इंटरेस्ट हो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न अपेक्ष समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी गोपाल बाबा वालांकर। गोपाल बाबा वालांकर का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अछूत महाजाति के एक परिवार में हुआ था तथा इन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता था। वह महाराष्ट्र के मुहावरों के अधिकारियों के लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। वह वर्ष 1886 में सैन्य सेवा में सेवानिवृत्त हुए थे और लोगों को लामबंद किया तथा उन्हें मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया। वालांकर ने वर्ष 1888 में
वाइटल विध्वंसक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया, जो अछूते लोगों को लक्ष्य दर्शकों के रूप में सबसे पहले था। और अगर हम बात करें कि जो ये पत्रिका जारी की गई थी, विटाल विध्वंसक, इसका मतलब था कि बड़ा जो ब्राह्मण थे और औपचारिक प्रदूषण को विनाश करना था, इसका यह पूरा मतलब था। अतः कथन एक सही है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।